बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज ऐसे दलाइल दिए कि सारे केस को पछाड़ के रख दिया और भागते हुए जजेस को पकड़ के वापस ले आए कम अज़ कम अपने फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन का तो पहली दफ़ा उनको पूछने पे मजबूर किया और पूछा भी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू करना पड़ा अमीनुद्दीन खान साहब को आके। उन्होंने कहा जी आप बस बैठ जाएँ, मज़ीद आगे बात ना करें। लंबी तमहीद बांधने के बजाय मेरा ख्याल है फैसल सदीकी साहब से सवालात का आगाज़ करते हैं कि उनका वक्त ज़रा कीमती है। फैसल साहब, दलाइल आज आपके मुकम्मल हो गए। कहा यह जा रहा था कि जो ही आपके दलाइल मुकम्मल होंगे आपकी साइड को मतलब रिस्पोंडेंट साइड को मुकम्मल करके फौरी फैसला आना है और फैसला भी आपके खिलाफ आना है। कभी ऐसा नहीं हुआ था इस पूरे केस में, हम देख रहे हैं रिव्यू में जब से केस लगा है कि जजेस ने एक दफ़ा भी ये पूछा हो, एक दफ़ा काकड़ साहब ने पूछा था जब 13 रुकनी बेंच था, 11 रुकनी बेंच ने आज तक नहीं पूछा फैसले पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। आज आपने पूछने पर मजबूर किया और फैसला किसी ने पढ़ा नहीं था, आज जजों को आपने फैसला भी पढ़वा दिया। अपनी फैसले से इतना क्यों शर्मा रहे हैं वो कि ना पढ़ने पे राजी ना अमल दरामद करने पे पूछने पे राजी। देखिए भाई, ये तो हमारा काम है कि हम जो हैं उनको उनका ही फैसला पढ़वाएं और कोशिश करें कि उनको वो ऐसा काम ना करें जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली गलत है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जजेस आज एटलीस्ट उन इश्यूज़ पे उन्होंने कंसंट्रेट किया जिसमें उनको कंसंट्रेट करना चाहिए। वो मेरा पहला बुनियादी चीज़ ये था कि मेरे ख़्याल में ऑल जजेस एक्सेप्ट 1 और 2 सी के ये सारा मसला इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट किया है और इलेक्शन कमीशन की डिफाइंस पे आज उन्होंने नोटिस लिया। और यहाँ तक कुछ जजेस ने कहा कि भाई 39 सीट्स तक तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो उसके ये रिज़र्व सीट्स क्यों नहीं इशू हुई। तो ये एक दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि आई थिंक, और जैसे मैंने एंड में भी कहा, देखिए ये सारा केस जो है ना ये रिवॉल्व करता है कि क्या आपको इस मुल्क में इलेक्टोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस करनी है, लोगों को उनका राइट टू डेमोक्रेसी देना है या नहीं देना। अगर आपको ट्रीट करना है इसको एज अ केस कि ये कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस है, ये कोई आम सिविल केस है, तो ठीक है, फिर रिव्यूज़ अलाउ कर दें। 10 टेक्निकलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। सर, जिस तरह आज आपने ये उन्हें कहा जजेस को कि जी हम आपसे वो इंसाफ मांग रहे जो फातिमा जिन्ना ने मांगा था, हाँ। उन्होंने आपके साथ सलूक भी अगर वही किया जो फातिमा जिन्ना के साथ साहिबा के साथ किया गया तो फिर क्या होगा। देखिए, जिन्होंने रिव्यू फाइल की है वो तो आज के दिन के अयूब खान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, तो वो तो चाहते हैं कि हमारे साथ यही सलूक हो। लेकिन जी एक लोगों की आवाज़ होती है, एक लोगों की ताकत होती है और ये जजेस वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते। मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे बल्कि वो ये भी देखेंगे कि लोगों की आवाज़ क्या है। अच्छा फैसल साहब, आपने देखा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो हैं वो तो उन 8 जजों में शामिल हैं जिन्होंने आपके हक़ में फ़ैसला दिया। आपके हक़ से मुराद ये है कि PTI को जो सीटें मिली और आप भी उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो 7 जजेस नए हैं 13 जजेस में से, तो ये तकसीम किस तरफ आपको जाती नज़र आ रही है और क्या जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो हैं क्या वो अपना फ़ैसला तब्दील भी कर सकते हैं या करने की तरफ उनका रुझान है? आपका क्या मुशाहिदा है? देखिए, आज की हेयरिंग के बाद तो आई एम वेरी होपफुल कि आई बीन एबल टू कन्विंस देम, क्योंकि हसन अज़हर वो मोहम्मद अली मज़हर साहब थे जिन्होंने पूछा कि वो 39 सीट्स का क्या हो। नाउ दैट इज़ पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी जजमेंट। वो तो नंबर्स का सिर्फ फ़र्क है, एक कहता है 39, एक कहता है 41, बट इन दी मेजॉरिटी जजमेंट इट्स ऑल 80। तो आज तो आई एम वेरी होपफुल। और देखिए, सबसे ज़्यादा डिसेंट जो है नए जजेस से आ रही है। आप देखिए सबसे ज़्यादा डिसेंट, एंड व्हाट यू नो इट्स सो वंडरफुल टू सी जस्टिस काकड़ साहब। और उन्होंने कंप्लेन की कि आपने हमें तवज्जो नहीं दी। और शुरू में जब मैं 187 कर रहा था उन्होंने डिसएग्री किया अपने सीनियर जजेस के साथ, उन्होंने ओपनली कहा। और सबसे ज़्यादा डिसेंट, एंड जैसे आपने कहा, वो पहले जज थे जिन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। और उन्होंने मुझे डांटा ये कह के कि आप हमें जजमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों की तरह, ये हमारी जजमेंट है, हम इसको सेफ गार्ड करें। फिर पवर साहब ने कल का उनका सलाउद्दीन पवर साहब उनका कल का स्टेटमेंट है कि ये जो कंप्लीट जस्टिस की है
सुप्रीम कोर्ट ने, मेजॉरिटी व्यू ने, वो एक्चुअली रेक्टिफाई किया जो इनजस्टिस हुई थी पहले, और उनका एक्चुअली हवाला 13 जनवरी के फैसले की तरफ है। बिल्कुल। आई एम वेरी तो होपफुल। ये तो 2 जजेस हो गए, तो बाकी जजेस जो हैं, जस्टिस मुशर्रफ हलाली, आपको क्या लगता है वो उनका जो माजी में बल्ले के निशान से मतलब फैसला था वो भी हावी होगा उनके मौजूदा मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी? देखिए वो क्योंकि बहुत कम बोल रही हैं तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस तरफ उनका रुझान होगा। बट लेकिन बल्ले के निशान वाला फैसला जो है वो आपके इस केस से जुड़ा है ना, और आपके केस की जड़ भी वही था। इस मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदने में अगर कोई फैसला है तो वो बल्ले वाला फैसला। उसने जमहूरियत की कब्र खोदी है, और वो कब्र जो है उसकी मिट्टी डाल डाल के 2 साल हो गए। तो उससे बड़ा डाका, इसलिए मैंने, जब आपको याद होगा मती साहब, जब 13 जनवरी का फैसला आया था, मैंने जो आर्टिकल लिखा था, तो मैंने उस ज़माने के चीफ जस्टिस साहब को कहा था कि दिस विल बी रिमेंबर्ड लाइक द तमीज़ुद्दीन केस एंड द डोसोस केस, और वही हो रहा है उसके साथ। लेकिन सर वो तब भी बड़े मुतमईन हैं, अपने चंद हामी रिपोर्टर्स को बुला के कहते हैं जी मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ, जितनी मेरी पेंशन है, मैं यूरोप जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब इतनी कब्र खोदी कि 2 साल से मिट्टी डालने कब्र फिर भी भर नहीं रही। मुतमईन तो फैसल सदीकी साहब भी थे आखिरी दिनों में जब वो चीफ जस्टिस थे। आखिरी दिनों में तो नहीं, उनके कुछ उन आखिरी दिनों से कुछ दिन तक। देखिए जी, हम सबको हिस्ट्री देख रही है, और हिस्ट्री कुछ लोगों को एंड ऑफ देयर लाइफ जज करती है, कुछ लोगों को उनकी ज़िंदगी में जज करती है। और काजी फायज़ ईसा के बारे में हिस्ट्री लिखी जा चुकी है, और अब उनको ही अगर नज़र नहीं आए अपने डिल्यूजन में कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ, सब तबाह कर दिया एक एक्ट के साथ, इस चीफ जस्टिसशिप और इसकी एक्सटेंशन में ही उन्होंने वाइप आउट कर दिया अपना पूरी ज़िंदगी में जो उन्होंने कमाया था, वो वाइप आउट कर दिया। दोस्तियाँ ख़त्म हो गई, जितने उनके बड़े बड़े काम थे, और कोई डिनाई नहीं कर सकता दैट ही वाज वन ऑफ आवर ग्रेट जजेस आफ्टर 2010। तो अगर उनको नहीं समझ में आती अपने डिल्यूजन में, तो हम यही कह सकते हैं कि हमको मालूम है काजी साहब की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप ये नहीं कहेंगे शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अच्छा सर ये बताएं, पीटीआई को अभी सीटें मिली हुई हैं, तमाम 80 उनके अरकान है, उस हिसाब से कोर्ट ऑर्डर ये है कि उनको सीटें दें, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये अलग बात है। अब अगर पीटीआई ज़ीरो को, मतलब उनको मौत दिखा के अगर बुखार पे राज़ी करें कि जनाब 80 छोड़ें, आप 39 ही ले लें, कम अज़ कम कुछ तो आएगा, गवर्नमेंट को तो फिर से 27वीं तरमीम का मौका मिल गया। देखिए बात ये है कि ये इंक्रीमेंटल बैटल्स हैं जुल्करनैन, ठीक है। असल चीज़ ये नहीं है, देखिए ना असल चीज़ अब 8 फरवरी का इलेक्शन है, ना असल चीज़ रिज़र्व सीट से। असल चीज़ ये है कि हमें इस इलेक्शन किस कमीशन और इस पूरे निज़ाम को एक्सपोज करना, ये है असल चीज़। और आप देखिएगा ये जिस तरह एक्सपोज हो रहा है, ये निज़ाम ऐसा है, इट इज़ लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ये फॉल करेगा। असल चीज़ ये है, असल चीज़ ये नहीं है कि 80 सीटें मिल जाए, 90 सीट, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनके पास ये सीटें भी नहीं थी, और 63A का रिवर्सल का फैसला भी था, काजी साहब ने उनको गिफ्ट किया था। लेकिन जब भी उन्होंने 26th अमेंडमेंट करवा ली, अगर उनको 27 अमेंडमेंट करवानी होगी, इसके बगैर भी करवा लेंगे। असल चीज़ ये, वी मस्ट रेजिस्ट। अच्छा सर, आज आपने शुरू में जो मुकम्मल इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है आर्टिकल 187 के तहत, उसकी तशरीह की, और आपने कोशिश की बताने की कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस अख्तियार को महदूद करने की कोशिश की गई, मगर जजेस ने आपसे इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा अभी भी हमारे पास ये अख्तियार मौजूद है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अब नज़रसानी के अंदर मुकम्मल इंसाफ की जो तोजीह पेश की गई जस्टिस मंसूर अली शाह के एक्सरेटी फैसले में, क्या उसको बरकरार रखा जाएगा, और इस मुकम्मल इंसाफ के अंदर क्या नज़रसानी के अंदर कुछ मज़ीद इजाफा भी किया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट के हवाले से? देखिए इसका जवाब तो किसी को नहीं मालूम। इसका जवाब वही मैं दूंगा जो मुझसे लोग पूछते हैं कि जब मेरी बीवी नाराज़ होती है तो कहते हैं वो मान जाएगी।
मैं उनसे यही कहता हूँ, कोशिश मेरी पूरी है। अच्छा जी, ओके। और फिर वो मान भी ऐसे जाती है। तो ये थी कि आपके दलाइल आपने कहा था मैं 4 दिन लूँगा, लेकिन जल्दी कंक्लूड हो गए। नहीं 4 दिन तो ले लिए। देखिए बेंच के ऊपर, बेंच वाज राइट, मतलब कुछ तो लिमिटेशंस होनी नहीं, जैसे चाहिए। मसरत अली काफ़ी बेजार हो रही थी आपके मेरे दलाइल ख्याल से। में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो कल भी लग रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये लग रहा था, मुझे नज़र ये आ रहा था, दैट इज़ वाई आई थिंक शी वांटेड टू राइज अर्ली, आई डोंट नो। वो कल तो बल्कि लाइव चलने में आवाज़ भी उनकी आ गई थी, मदर साहब को, रमीन साहब को कहती यार बंद कर रही हैं फजूल बातें, कल पे रखें। और आज कैसे 2 घंटे हो गए हैं तो बोले जा रहे हैं, वो भी उनकी आवाज़ें आ रही थी। चले ठीक है, बस जी कोशिश करनी है जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, रेजिस्ट करना है। वी मस्ट रेजिस्ट एंड वी मस्ट नेवर डिस्पेयर। लेकिन ये सर, एक रेजिस्ट बात- कैसे होगा? ये आज आर्मी चीफ के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो अमेरिका में उन्होंने तकरीर फरमाई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक इकट्ठ में, और उसमें तो मामला 2040 और 2045 के भी प्लान हो रहे हैं, और बड़ी सख्त बातें भी की गई हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये आइन और कानून जो है, ये आपको क्या मुस्तकबिल लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का और हमारे जमहूरी देखिए कानून ऐसी का? जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं ना, उसके बारे में हबीब जालिब साहब हमारे घर आते थे, क्योंकि हमारे वालिद साहब उनके डॉक्टर थे, तो ठहरते थे। तो उन्होंने भी अयूब खान को मरी में यही कहा था, जो मैं करंट आर्मी चीफ को कहूँगा, कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्श नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन। Thank you, सर आखिरी बात जाते जाते इस 26 बात के बाद भी आखिरी बात। जी आपकी तरह सर 26 अमेंडमेंट चैलेंज हुई हुई है। वो केस 3 हफ्ते के लिए एडजर्न हुआ था, दोबारा ना अदालत ने लगाया, ना किसी पटिशनर ने लगवाने की कोशिश की, ना कोर्ली हियरिंग दी। अब तो 27वीं भी आने वाली है, 27वीं आएगी, 26वीं वैसे ही रेलिवेंट हो जानी है। तो आप लोग भी शायद चाह नहीं रहे कि वो केस लगे, या जो नहीं छटांगे तारीख है वो तारीख छट दी गई है अब? देखिए हो सकता है हमारी कोताही हो, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें, और कोशिश करनी चाहिए थी हमें। लेकिन आप देखिए ना, बैटल आफ्टर बैटल है, मिलिट्री कोर्ट्स है, फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का केस चल रहा है, फिर ये रिज़र्व सीट्स का केस, तो इस वजह से भी है। तो कसूर हर तरफ है, लेकिन बस कोशिश करते सर आखिरी जजेस सीनियरिटी केस में भी आज आपने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं, तो उसमें आपको क्या लग रहा है, बेंच की तकसीम क्या होने जा रही है? 5 जजेस में आपको लगता है कि एक जज स्विंग वोट है और जस्टिस शकील अहमद है? मेरा ये ख्याल है कि आई एम वेरी होपफुल इन दैट केस। उसका रीज़न ये है कि उसमें हुकूमत ने इतना ब्लेटेंटली एक्ट किया कि जो जजेस उनको सिंपैथेटिकली भी देखना चाहते हैं, वो भी नहीं देख सकते। वो इस लेवल की मेलाफाइडीज़ है कि बहुत मुश्किल है कि उस केस में हुकूमत को कोई रिलीफ मिले, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है। आई एम वेरी होपफुल। मुझे नहीं नज़र आता कि किस तरीके से उस केस में जो सीनियरिटी लिस्ट इशू की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें डोगर साहब को टॉप ऑफ द लिस्ट कर दिया, वो किस तरह सस्टेन हो सकती है। शायद ट्रांसफ़र सस्टेन हो जाए मे बी, बट वो सीनियरिटी लिस्ट तो किसी तरीके से मुझे सस्टेन होते हुए नज़र नहीं आती। और इफ़ दैट हैपन्स द प्रॉब्लम इज सॉल्व जी। सर एक व्यूअर ने कमेंट किया था हमारी एक वीडियो पे, तो उसने जो आपके साथ मैंने यहाँ वीडियो की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि सारी कोशिशें अपनी जगह, मेहनत अपनी जगह, अल्लाह ताला हो सकता है मेहनत का सिला भी आपको जल्दी दे दे। उन्होंने कहा था एक चीज़ ज़हन में रखें, आइनी बेंच से कोई फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आएगा और अपोजिशन के हक़ में नहीं आएगा। आप इसको कैसे देखते? कहते ये बेंच बनाई इसी वजह से, क्या वरना ज़रूरत ही क्या थी? मेरे ख्याल में ये गलत ख्याल है, ठीक है। देखिए ये जो हम मेहनत करते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारा ये ख्याल है कि सिर्फ ईमान पे मेहनत कर रहे हैं, एक हमारा असेसमेंट भी होता है, स्ट्रेटिजिक असेसमेंट। देखिए ये चीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट में देर आर डिसेंटिंग जजेस, बोथ आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो ऑब्वियस है, बट इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कौन कह सकता है कि अ जज लाइक जस्टिस हाशिम काकड़ इज़ नॉट अ डिसेंटिंग जज, या कौन कह सकता है जज लाइक जस्टिस मंदोखेल इज़ नॉट अ डिसेंटिंग जज? कौन कह सकता है जज लाइक जस्टिस नईम अगवान, ठीक है, इज़ नॉट अ डिसेंटिंग? पवार साहब, जस्टिस पवर, आप कौन कह सकता है ये डिसेंटिंग जजेस नहीं है? आप इनका रिकॉर्ड, यानी जंग के दौरान इन 2 जजेस ने, मंदोखेल साहब ने और नईम अगवान, मिलिट्री कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दें,
मैं दुनिया में ऐसे आपको 4 जज नहीं मिलेंगे जो इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं। सो ये कहना कि कोई उम्मीद नहीं है, ये वो नहीं है। देखिए, ये जब होता है जुल्करनैन साहब, जब आता है पीसीओ और वो ये सारे डिसेंटिंग जजेस को उठा के बाहर फेंक देते हैं। फिर होता है कि एक स्टेबल कोर्ट होता है जिसमें होता है येस मैन होते हैं, वो अभी तक नहीं हो। 27वीं अमेंडमेंट मेरे ख्याल में लाई इसलिए जा रही है पीसीओ टाइप, ताकि सारे डिसेंटिंग जजेस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दैट इज़ वाई दिस कोर्ट शुड बी वेरी केयरफुल। क्योंकि देखिए, अनवारुल हक साहब, ज़ियाउल हक जो गंदे काम करते रहे 77 to 81, उनको ही निकाला 81 में। मौलवी मुश्ताक जो करते रहे, उनको ही निकाला 81 में। ठीक है ना? तो ये अल्टीमेटली ये समझना कि वो दूसरा जज टारगेट होगा, मैं टारगेट नहीं होगा, ये हुकूमत ऐसी है, ये टॉलरेट नहीं करती कि आप इससे बाथरूम बगैर पूछे जाएं। जी, ये इस किस्म की हुकूमत है। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये पूरे मीडिया को कैप्चर करेंगे, पूरी जमहूरियत को कैप्चर करेंगे। अभी भी जो डिसेंट है सब खत्म, जुडिशरी को कैप्चर, हर चीज़ कैप्चर करना चाहते हैं। आपकी बार के जो वकला की तंजीमें वो क्या कर रही हैं? उनको भी कैप्चर, Already हो तो कैप्चर हो चुकी गया है, कंप्लीट कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, बहुत थैंक शुक्रिया, यू सो मच सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। तो नाज़रीन, फैसल सदीकी साहब की गुफ्तगू आपने समाअत की। मजीद साहब कुछ ऐड करेंगे या कंक्लूड करें? बस मैं यही कहूँगा कि आज का जो मकसूद नशस्तों का जो केस था, अभी इसकी समाअत तो जारी है, मगर हकीकत में चूँकि ये बराह रास्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, एग्जैक्टली, तो बहुत मुश्किल लगता है कि जो जजेस पहले से माइंड बना के बैठे हुए हैं कि मकसूद नशस्तों के हवाले से अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को उल्टा करना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि जिस तरह के दलाइल एडवोकेट फैसल सदीकी ने आज दिए हैं, और ख़ास तौर पे जो उनका कंक्लूजन था आखिर में, उन्होंने यही कहा कि अगर मुकम्मल इंसाफ ये अदालत करना चाहती है इस केस में, और ये कोई आम केस नहीं है जिसमें मुकम्मल इंसाफ का जो अख्तियार है उसको इस्तेमाल नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, ये केस है 25 करोड़ आवाम के मैंडेट का, और ये इलेक्शन चोरी होने का केस है, और इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन चोरी किया है, और ये कोई मामूली केस नहीं है। अगर इसमें भी मुकम्मल इंसाफ नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती, तो फिर कब करेगी और कौन करेगी? तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही आज एक स्ट्रॉन्ग केस पेश किया है एडवोकेट फैसल सदीकी ने। इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन के लिए, और ख़ास तौर पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नसर रिजवी के लिए, कि जो पहले ही मखसूस नशस्तों के फ़ैसले में अक्सरियती 8 जजेस के साथ मिलकर फ़ैसला दे चुके हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी मुझे लगता है कि पहले उन्होंने अगर आधा इंसाफ किया था, तो अब वक्त आ गया कि वो पूरा इंसाफ करें। चले देखते हैं कि कौन अपने फैसले पर रहता है, कौन पीछे हटता है और नए जजेस किस तरफ जाते हैं। चंद दिन में वाज़ी हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।